Welcome knowledge seekers in my channel N3, that is network, node and neural। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ यूआरएल। फंडामेंटल्स ऑफ यूआरएल ही क्यों? मैंने तो एवरीथिंग अबाउट यूआरएल डाला था, तो फिर फंडामेंटल्स ही क्यों पढ़ने वाले हैं आज? बेसिकली मैं बताऊँ तो यूआरएल के बारे में अगर मैं सब कुछ पढ़ाऊँ अभी इसी वक्त, तो मेरे ख्याल से वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स आ जाएंगे या मैं इतना डीप जाने लग जाऊँगा इन नेटवर्किंग कि हो सकता है कि वो बहुत बाउंस कर जाए। हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स आएँ जिसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ आपको, तो मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाऊँ और आप लोग कन्फ्यूज़ के भी कन्फ्यूज़ हो जाओ। तो वही बात, तो इसलिए मैं अभी आपको एवरीथिंग अबाउट यूआरएल नहीं पढ़ाने वाला हूँ। एवरीथिंग अबाउट यूआरएल एक सीरीज़ हो जाएगी, जिसके अंदर 4 से 5 वीडियोज़ होंगे, 6 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। 6 वीडियोज़ होंगी और हम लोग उसमें सब चीज़ डिस्कस करेंगे अबाउट फंडामेंटल्स, तो हम लोग आज करने वाले हैं। उसके बाद सिक्योरिटी होगी, एपीआईज़ होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे, वर्किंग होंगे, डिफरेंसेस होंगे सर्विसेज में, और इसके जो स्ट्रक्चर्स हो गए, स्ट्रक्चर्स के बारे में तो हम आज ही पढ़ेंगे, पर उस स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स में डिफरेंसेस क्या हैं, उसकी डिफरेंसेस में स्पेसिफिक कुछ चीज़ें होती हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन वो सब आने वाले कुछ वीडियोज़ में होगा। तो एवरीथिंग अबाउट यूआरएल की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ यूआरएल। यूआरएल क्या है? यूआरएल एक लिंक है, आप लोग उसको लिंक नाम से जानते होंगे। लिंक, हाँ वही वाली लिंक जो इंस्टाग्राम के रील में लोग कहते हैं कि कमेंट करो, लिंक आपके सीधे डीएम में आ जाएगा। तो जो डीएम में लिंक आता है, वो लिंक आखिर काम कैसे करती है, वो बनी कैसे, उसको बनाया किसने, और उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप एक कोई लिंक टाइप करके अगर आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं, तो उस वेबसाइट को खुलने में जितना समय लग रहा है वो मिली सेकेंड्स में होता है। और वो मिली सेकेंड्स में इतने सारे प्रोसेस होते हैं कि आप शायद जानते नहीं हैं। उसमें नेटवर्किंग का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसमें आपका सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट आते हैं, एपीआईज़ के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, डेटाबेस आता है, सर्वर्स आता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं और वो सब प्रोसेस करता है इन मिली सेकेंड्स। समझे? तो आज हम ये सारी बेसिक डिटेल्स जो है, फंडामेंटल्स है यूआरएल के बारे में या लिंक के बारे में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल का सीधा साधा मतलब है, या इसको हम कह लें तो यूआरएल स्टैंड्स फॉर द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी कि एक सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊँ, जैसे कोई भी एक रिसोर्स है या कोई भी एक चीज़ है जो इंटरनेट में अवेलेबल है, वो किसी एक स्पेसिफिक एड्रेस पे अवेलेबल है। उसी स्पेसिफिक एड्रेस को हम यूआरएल बोलते हैं। अगर एक एग्जांपल समझते हैं, कोई वेबसाइट है, उसको मैंने डिप्लॉय कर दी, तो अब वो डिप्लॉय करने के बाद वो इंटरनेट में अवेलेबल हो गई। तो वो इंटरनेट में अवेलेबल है किसी एक स्पेसिफिक नाम से, किसी एक स्पेसिफिक एड्रेस से। उसी स्पेसिफिक एड्रेस या उसी स्पेसिफिक नेम को ही हम यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। तो जो यूआरएल होता है वो कई सारी चीज़ों को जोड़ के बनती है। वो हम स्ट्रक्चर्स ऑफ यूआरएल में पढ़ेंगे। और इसको बनाया था सर टिम बर्नर्स ली ने इन 1944 में। और इसको बनाने का मोटिव ये था कि इसके लिए मैं कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है वो सुनाता हूँ। 1991 में जब वेबसाइट्स पहली बार डिप्लॉय हुई इंटरनेट में, तो उस समय बात ये था कि जो वेबसाइट्स डिप्लॉय हुई थी, उस समय यूआरएल नहीं था, ना डोमेन नेम सिस्टम वगैरह कुछ था। तो बात ऐसी थी कि जो वेबसाइट सर्च करते थे या जो वेबसाइट को एक्सेस करना होता था कि वी यूज़ आईपीज़। अब आईपीज़ क्या थी? देखो भाई, जब हम कोई इंटरनेट पे कोई वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं, तो उस वेबसाइट की एक स्टैटिक आईपी बनती है। स्टैटिक आईपी कह लो या कोई एक आईपी होती है जो उस पे रजिस्टर होती है, वही आईपी एक एड्रेस होता है। फिर हम क्या करते हैं, इससे ये दिक्कत ये आने लगी कि जैसे मान लो आपको एक दिन में 10 वेबसाइट विजिट करनी है और आप 10 वेबसाइट का अगर आप आईपी याद करने बैठोगे, तो आई थिंक इट्स गोना टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू रिमेंबर एवरी वेबसाइट्स आईपीज़। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यूआरएल फील्ड में आया। दैट इज़ केम इन 1994। यूआरएल में हमने डोमेन नेम और डोमेन नेम सिस्टम की चीज़ों को भी एक्सप्लोर किया, और बाकी सारी चीज़ें भी इसी बीच में आई, 1991 से 1994 के बीच में आई। हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, और यूआरएल ही क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यूआरएल तो एक बेसिक मतलब आप समझ गए हैं कि यूआरएल क्या है। एक पॉइंटर है जो क्या करता है कि एक एड्रेस को पॉइंट करता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं समझाऊँ, तो समझ लो कि कोई डेटाबेस है, एक डेटाबेस ले लिए, उस डेटाबेस के अंदर एक डेटा है। उस डेटा वो जो डेटा स्टोर हुआ है उस डेटाबेस के अंदर, तो उसका एक एड्रेस होगा, डेटाबेस एड्रेस, राइट। तो उस डेटाबेस एड्रेस को आप याद नहीं रख सकते, इसलिए आप वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हो। जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वो लोग समझते होंगे। एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हो। अब वेरिएबल नेम क्या है? एज ए पॉइंटर यूज़ होता है, जो उस एड्रेस को पॉइंट करता है फॉर फेचिंग डेटा, राइट। वैसे ही यूआरएल है। तो यूआरएल क्या करता है? यूआरएल भी एज ए तुम्हारा पॉइंटर की तरह ही काम करता है, जो किसी एक स्पेसिफिक एड्रेस यानी आईपी को पॉइंट कर रहा होता है। और आईपी ही जो है वही तुम्हारा एक एड्रेस है, और वो क्या करता है, तुम्हें बताता है कि तुम्हारा डेटा कहाँ है और क्या है, ठीक है।
तो अब एग्जांपल ऑफ यूआरएल देखना हो तो एक ये यूआरएल देखो। इस यूआरएल के अंदर मैंने सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को डाला है ताकि आप लोग को पता चल सके कि अ, एक यूआरएल के अंदर जो बाकी के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो इसमें स्ट्रक्चर्स ऑफ यूआरएल में पहले बात करूँ तो जो सबसे पहले प्रोटोकॉल्स आता है, तो जो ये आप ये देख रहे हो HTTPS, दिस इज़ अ प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर्स, डोमेन, पाथ, एंड पॉइंट, क्वेरी, यूआरएल एनकोडिंग एंड फ्रेगमेंट। इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है, वो मैं ऐड कर देता हूँ, और वो है डोमेन। मैं डोमेन ही नहीं डाला, बताओ। ओके, नाउ इट्स राइट, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर प्रोटोकॉल्स होते हैं, डोमेन होते हैं, पोर्ट नंबर्स होते हैं, पाथ होता है या एंड पॉइंट कह लो। और एंड पॉइंट्स का कोई तब आता है जब हम APIs वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर आता है क्वेरी, और URL एनकोडिंग यूज़ होता है क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर ही। और फिर लास्ट में फ्रेगमेंट। ये सारे वो स्ट्रक्चर के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो सारे यही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि ये URL एग्जाम्पल जो है, ये इसके अंदर सारे स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे पहले। तो जो HTTPS आपको दिख रहा है ये प्रोटोकॉल होता है, और जो ये आपको कोर्सेस से लेकर के .com तक दिख रहा है, दिस इज़ नोन एज डोमेन। और लर्निंग से लेकर के कोर्स 1 तक जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ नोन एज द पाथ, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं, ये एक ऑपरेटर है जो क्वेरी सेपरेटर ऑपरेटर इस नाम से जाना जाता है। ये क्वेरी स्ट्रिंग को सेपरेट करता है इस इनिशियल URL से, ठीक है। और फिर ये क्वेरी है, ठीक है। ये हैशटैग से पहले पहले जो लिखा है इसको क्वेरी कहते हैं, और जो हैशटैग से लिखा हुआ है इसको फ्रेगमेंट कहते हैं। URL एनकोडिंग की बात करें तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो जो क्या कहते हैं, जो ब्राउज़र नहीं समझ पाता है URL के अंदर, तो उस कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग सम परसेंट एनकोडेड बाइट कोड्स, ठीक है। मतलब कुछ परसेंट लगा करके 00 या %20 ऐसे करके %30 BC ऐसे करके कुछ कोड्स होते हैं जिसको यूज़ करते हैं हम किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए जो ब्राउज़र नहीं समझ सकता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और एग्जांपल ऑफ URL मैंने अभी आपको दिखाई दिया। फिर इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ URL को डिटेल में समझते हैं कि ये होता कैसे है। वर्क फ्लो ऑफ URL भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो लास्ट में। सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रोटोकॉल्स क्या होता है। तो प्रोटोकॉल्स एक ऐसा मीडियम है, या समझ लो कि प्रोटोकॉल्स ये बताता है कि तुम्हारे ब्राउज़र को ये बताता है कि तुम्हारे सर्वर के साथ कैसा कनेक्शन बनाना है, कैसे कम्युनिकेशन को करना है, ये तुम्हारा बताता है प्रोटोकॉल। और यही चीज़ ये भी बताता है कि कैसे कनेक्शन करना है, किस हिसाब से करना है, कैसे डेटा ट्रांसफ़र करना है, वो सारी चीज़ें बताएगा एक प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स याद ही होगा, HTTPS या HTTP। तो HTTP और HTTPS होता क्या है? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि HTTP जो है वो सिक्योर नहीं है, और HTTPS क्या है, सिक्योर है। बट यहाँ पे एक खेल है। अगर आप इंटरव्यू में या कहीं पे ये सब बताते हो, कोई पूछता है, तो अगर आप सिर्फ इतना बता दोगे कि एक सिक्योर होता है, एक नहीं होता है, किस पोर्ट नंबर पे है, किस पोर्ट नंबर पे है, इसमें डेटा प्लेन होता है, इसमें डेटा इनक्रिप्टेड होता है, तो वो बेसिक डिटेल्स है। इस पे आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैं डालूँगा, और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे एन्क्रिप्शन होता है HTTPS में, और क्या लैग करता है HTTP में, कहाँ HTTP यूज़ होनी करनी चाहिए और कहाँ HTTPS यूज़ करनी चाहिए। इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे उस वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही जानते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल की वीडियो है, ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं कि HTTP और HTTPS का डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे छोटा और बेसिक डिफरेंस। सबसे पहला पॉइंट, सिक्योरिटी इसमें नन है, और इसमें सिक्योरिटी होती है SSL और TLS इंक्रिप्शन। अब बात करते हैं SSL और TLS इंक्रिप्शन होता क्या है। SSL और TLS यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी, ये दो ऐसे इंक्रिप्शन मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जो क्या करता है, कनेक्शन को सिक्योर बनाता है, ताकि उसमें जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, यानी कि जो ब्राउज़र से सर्वर के बीच में जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, वो सिक्योर्ड वे से हो। समझे? इसलिए हम SSL और TLS इंक्रिप्शन को यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें एक फॉल्ट अभी मतलब पता नहीं क्यों बाकी लोग बताते नहीं हैं, बट मैं बताता हूँ कि SSL जो है वो मार्केट से अब समझ लो ऑलमोस्ट जा चुका है। आपने सुना होगा SSL सर्टिफिकेट के बारे में, बट SSL सर्टिफिकेट इशूड होता है, ऑब्वियसली इशू होता है, ऐसा नहीं बोलूँगा SSL सर्टिफिकेट चला गया। SSL सर्टिफिकेट इशू होता है, बट उसके अंदर जो एन्क्रिप्शन यूज़ हो रहा होता है वो हम TLS एन्क्रिप्शन ही यूज़ करते हैं। SSL के अंदर बहुत सारे फ्लॉज़ थे, इसकी वजह से वो मार्केट से जा चुका है ऑलमोस्ट, और TLS एन्क्रिप्शन ही यूज़ होता है अब, ठीक है। इसके पोर्ट नंबर देखो तो इसका पोर्ट नंबर 80 होता है, और इसका पोर्ट नंबर 443 होता है, और इसका जो URL प्रीफिक्स होता है वो HTTP होता है, देखे ही होंगे। और अभी एग्जांपल में हमने देखा कि इसका प्रीफिक्स होता है HTTPS।
और इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो प्लेन टेक्स्ट होता है, और इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो एन्क्रिप्टेड होता है, ठीक है। अब एन्क्रिप्टेड और प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या है? मतलब कि सीधा है कि मान लो मैं ब्राउज़र में हेलो सेंड कर रहा हूँ अपने सर्वर से, ब्राउज़र से सर्वर में मैं हेलो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो वो हेलो एज़ इट इज़ ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि एज़ इट इज़ ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर कोई बीच के मतलब मैन इन द मिडल अटैक कोई परफ़ॉर्म करता है, तो वो मेरे नेटवर्क से वो हेलो टेक्स्ट को आराम से पढ़ लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से पढ़ लेगा। लेकिन अगर हम एचटीटीपीएस में बात करें, तो इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। मतलब कि मान लो मैंने कोई फ़ाइल सेंड कर रहा हूँ मैं ब्राउज़र से सर्वर में, तो वो एज़ ए सिंपल नहीं चली जाएगी, उसको जाएगी तो वही रास्ता से, बट एन्क्रिप्टेड होकर के। समझ लो कि एक ताला लगा दिए, एक ऐसा डिजिटल लॉक जो किसी एक स्पेसिफिक चाबी से ही खुलेगा, उसकी कोई मास्टर की नहीं है, वो एक स्पेसिफिक की से ही खुलेगा, और वो स्पेसिफिक की सिर्फ सर्वर के पास है। तो यहाँ से मैंने एक चाबी ली, उससे मैंने उसको लॉक किया, फिर वो जाता है सर्वर के पास, सर्वर अपनी चाबी से उसको खोलता है, उसमें से डेटा रीड करता है, फिर रेस्पॉन्स डालता है और उसको फिर लॉक कर देता है, और फिर ब्राउज़र को भेजता है, और ब्राउज़र उसको फिर डिक्रिप्ट करता है, यानी लॉक खोलेगा, फिर डेटा को रीड करके और यूज़र को देगा। सो ये होता है कि एन्क्रिप्टेड डेटा ट्रांसमिशन। समझ गए होंगे आप लोग। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्लेन टेक्स्ट जा रहा है तो वल्नरेबल है, और इसमें एन्क्रिप्टेड है तो लेस वल्नरेबल है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 100% क्या कहें 100% टैम्पर प्रूफ है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 100% टैम्पर प्रूफ है। हर चीज़ में कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी रहती ही रहती है, ऑब्वियसली। तो हम सिक्योरिटी की बात करें तो अब वल्नरेबल है तो फिर लो ही रहेगा, और इसमें बात करें तो हाई है, ऑब्वियसली। और सीधी सी बात है भाई, अगर कोई हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो मैन इन द मिडल अटैक के ज़रिए तो बहुत आसानी से किसी के पास भी आ सकता है। इसलिए नॉन सेंसिटिव डेटा के लिए ही एचटीटीपी को यूज़ किया जाता है, और जो सेंसिटिव डेटा जिसमें ट्रांसफ़र होता है उसके लिए हम एचटीटीपीएस यूज़ करते हैं, जिसमें हमको पता होता है कि जहाँ पे डेटा जो है वो ज़रूरी है, अगर ये लीक हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग एचटीटीपीएस यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा इसमें हो गया बैंकिंग, हो गया ई कॉमर्स, हो गया ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट हमारा आता है डोमेन। डोमेन क्या होता है? तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कुछ वेबसाइट्स के बारे में, राइट, कि मैंने कोई वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट को मैंने इंटरनेट पे डाला, तो उसका एक एड्रेस जनरेट हुआ जो कि एक आईपी थी। फिर वो आईपी का हम लोग यूआरएल से कनेक्ट कर रहे थे, पर यूआरएल के कौन से पार्ट से कनेक्ट कर रहे थे? हम लोग यूआरएल के डोमेन पार्ट से कनेक्ट कर रहे थे, दिस पार्ट। इस पार्ट से हम लोग एक्चुअली जो पॉइंटर है वो ये है, इस डोमेन के थ्रू ही वो उस आईपी को कनेक्ट कर रहा था, समझे? मतलब ये तुम्हारा पॉइंटर है, और ये तुम्हारा पॉइंट कर रहा था किसी एक स्पेसिफिक आईपी को, जो कि था तुम्हारा कोई एक एड्रेस, ठीक है। हाँ, तो डोमेन का समझ गए कि डोमेन क्या है, सिंपल सी बात है। तो अब डोमेन के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है सब डोमेन, फिर डोमेन नेम और टॉप लेवल डोमेन। तो सब डोमेन जानने से पहले डोमेन नेम जान लेते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। तो जो तुम पॉइंटर बनाए थे, उस पॉइंटर में तुम कोई नाम रखे होगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर मैं फ्लिपकार्ट का ही बात करूँ, तो दिस इज़ द डोमेन नेम। अमेज़न में ये भी एक डोमेन नेम है। वो नाम जो स्पेसिफाई करता है उस वेबसाइट को या उस डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग जो नेम यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज़ द डोमेन नेम। सिंपल सी बात है। अब उसके कोई स्पेसिफिक फीचर को हम एक अलग डोमेन प्रोवाइड कर दें, उसी डोमेन के अंदर, मतलब एक समझ लो टॉप लेवल डोमेन कह रहा हूँ मैं, समझ लो कि एक डोमेन है, बड़ा सा डोमेन है, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक फीचर है। उस स्पेसिफिक फीचर को मैं अलग से एक एड्रेस दे दूँ कि भाई मेरे को इस पे पहले ना जा करके, मतलब मैं पहले इस पे गया फिर मैं इस पे गया, ऐसे ना जा करके मैं डायरेक्ट इसी पे चला जाऊँ, उसके लिए एक सब डोमेन बनता है। मतलब कि मान लो कि मैंने कोई ये बनाया और उसके अंदर कोई स्पेसिफिक फीचर है, मेरे को इस बड़े वाले उसके अंदर ना जा करके इसके अंदर जाऊँगा, फिर इसके बाद इसके अंदर जाऊँगा, तब जा कर के मुझे वो एड्रेस मिलेगा। पर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्पेसिफिक फ़ीचर में, इस फ़ीचर को डायरेक्ट एक्सेस कर लूँ, बिना इस बड़े वाले डोमेन में जाए। तो उसके लिए हमारा काम आता है सब डोमेन। सब डोमेन यानी कि ये। अब मुझे जैसे मान लो कि एबीसी XYZ करके कोई .com करके कोई डोमेन था, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक फ़ीचर है, दैट इज़ कोर्सेज़, कोई स्पेसिफिक पेज है कोर्सेज़ का, जिसके अंदर सारे कोर्सेज़ लिस्ट है। अब मैं इस वेबसाइट में जाता, फिर मैं कोर्सेज़ वाले सेक्शन पे क्लिक करता, उसके बटन पे क्लिक करता, फिर वो वेबसाइट खुलती, इतना काम होता। अब उसके बजाय मैंने क्या किया कि सिर्फ़ मैंने कोर्सेज़ डॉट और वही डोमेन डाल दिया। तो अब क्या हुआ कि ये वाला जो है, ये डायरेक्ट मेरे को उस कोर्सेज़ वाले पेज पे खोल देगा, उस कोर्सेज़ वाले पेज पे लाके दे देगा। दिस इज़ कॉल्ड सब डोमेन। आई होप आप समझ रहे होंगे। और अगर मैं इसका एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ, तो आई थिंक हाँ, यही तो है, यही तो है। हाँ, देखो, ये है अमेज़न की विकिपीडिया, मेजॉरिटी ऑफ यू ऑल नो।
विकिपीडिया के अंदर एक ये देख रहे होगे आप, दिस इज ऑल्सो अ सब डोमेन, ठीक है। इसकी इस पूरी wikipedia.org एक कंप्लीट डोमेन है, उसके अंदर एक सब डोमेन बनाया हुआ है, एक स्पेसिफिक फीचर बनाया हुआ है EN रिफर्स टू द इंग्लिश। अगर मैं इसको HI कर दूँ तो क्या हिंदी हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हिंदी हो जाएगा। ये हुआ कैसे? मैंने इस स्पेसिफिक फीचर से इस स्पेसिफिक फीचर पे ट्रांसफर हुआ, मतलब मैं इंग्लिश वाले सब डोमेन से हिंदी वाले सब डोमेन में चला गया, तो मुझे को हिंदी वाले सब डोमेन का जो कंटेंट था वो मिला, समझे? सो दिस इज कॉल्ड सब डोमेन। फिर आता है टॉप लेवल डोमेन। अब ये टॉप लेवल डोमेन डिफाइन करता है कि आपका जो वेबसाइट है या जो रिसोर्स है वो एक्चुअली कौन से पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। दैट इज़, अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो आप .com यूज़ करोगे, या फिर इसका मॉडर्न टेक वर्ड आ गया है दैट इज़ कॉल्ड डॉक, मतलब .co। मॉडर्न में उसको शॉर्ट करके .co कर दिया गया है, पर अभी भी .com ज़्यादातर चलता है। एग्जांपल में अगर मैं आपको दिखा दूँ तो लर्निंग करके मेरा ख्याल से, हाँ ये रहा, अगर ये देखो एजुरेका का जो है उसमें .co यूज़ हो रहा है, और .co भी जो है वो एक तरह का टॉप लेवल डोमेन है, वो भी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और .co जो है वो .com का ही अपग्रेडेड समझ लो, मॉडर्न वर्ड समझ लो। और इस तरह के और भी टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, जैसे कि .in हो गया, .us हो गए, या .uk हो गया। ये सारे जो है ये भी टॉप लेवल डोमेन है, लेकिन ये लाई करते हैं आपके किसके अंदर? ये लाई करते हैं आपके कंट्री ऑथराइज्ड में, कंट्री ऑथराइज्ड में, ठीक है। तो ये था हमारा डोमेन। और जो, हाँ, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में भी बता देता हूँ इसी समय। ब्राउज़र डोमेन को रीड कैसे करता है? ब्राउज़र डोमेन को रीड करता है बाय यूजिंग इट्स डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? ब्राउज़र को ये एबिलिटी देता है कि वो इस डोमेन को रीड कर पाए और इस डोमेन से जो रेफर्ड IP है उसको जान पाए, ठीक है। सो दैट इज़ डोमेन नेम सिस्टम। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ पोर्ट नंबर्स। पोर्ट नंबर्स, इसका सीधा सीधा मतलब मैं बताता हूँ, ये एक ऐसा पाथ प्रोवाइड करता है जिस पे आपका एक स्पेसिफिक सर्विस चलती है। जैसे कि मैं बताऊँ कि आपका कोई HTTP, हाँ, HTTP या HTTPS वेबसाइट है, कोई वेबसाइट है जो HTTP सर्विस पे यूज़ कर रही है या HTTP प्रोटोकॉल यूज़ कर रही है। तो उस HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ कर रही है तो इंटरनेट के किसी एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करके ब्राउज़र से सर्वर के पास जाएगी। उसी पाथ को हम लोग पोर्ट बोलते हैं, समझे? और वो उस पोर्ट को रेफर करने के लिए हमारे पास पोर्ट नंबर्स होते हैं। टोटल हमारे पास पोर्ट नंबर्स कितने होते हैं? दैट इज़ 65,536। एक करेक्शन है, इसको मैं सही कर देता हूँ। शिट यार, दैट इज़ 65,536। लाइक कौन से रेंज में करती है? 0 से 65,535 तक, ये इसकी रेंज होती है। मतलब कि कोई पोर्ट नंबर 0 से लेकर के 65,535 तक हो सकती है। तो टोटल आपके पास कितने रास्ते हो गए? मतलब कि कितने रास्ते हो गए ब्राउज़र से सर्वर पर जाने के लिए? वो हो गए 65,536 रास्ते। इतने रास्ते, और हर एक रास्ता अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये पोर्ट नंबर जो है ये 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है। वेल नोन का सीधा सीधा मतलब है जिसको सब लोग जानते हैं, ज़्यादातर यूज़ होती है और बहुत ही कॉमन और स्टैटिक है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर्स भी कह सकते हो आप लोग इसको। जैसे कि आ जाता है इसमें अपना ये 80 पोर्ट नंबर यूज़ होता है फॉर HTTP सर्विस के लिए, और 443 पोर्ट नंबर यूज़ होता है HTTPS पोर्ट सर्विस के लिए, और 21 पोर्ट नंबर होता है FTP, और 22 होता है SSH, ठीक है। इन सर्विसेज को यूज़ करने के लिए वी यूज़ दीज पोर्ट नंबर्स। मतलब कि अगर हमें ये सर्विसेज चलानी है तो हमें इन पोर्ट नंबर्स का, यानी ये वाले पाथ हमें फॉलो करने पड़ेंगे। फिर आता है रजिस्टर्ड। मतलब कोई वेबसाइट, मैंने मान लो कोई वेबसाइट इंटरनेट पे डाली और मैं कहता हूँ मुझे ये सर्विस चलानी है इस पोर्ट नंबर पे, और मैंने वो पोर्ट नंबर रजिस्टर कर लिया, तो उस पोर्ट नंबर पे मेरी वो सर्विस चलेगी। दैट इज़ कॉल्ड रजिस्टर्ड। और वो पोर्ट नंबर फिर इस रेंज में लाई करनी चाहिए, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर्स। अब बात करते हैं कि प्राइवेट और डायनेमिक पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं। तो ये प्राइवेट और डायनेमिक पोर्ट नंबर जो हैं ये यूज़ होते हैं बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये एकदम ही अलग पोर्ट नंबर्स हैं, इसको बहुत ज़्यादा नहीं, बट कह सकते हैं कि मॉडरेट अमाउंट में यूज़ किया जाता है बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ताकि इनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट्स ना आए, इसलिए इसका रेंज ही सबसे ज़्यादा और सबसे अलग है। तो इसका रेंज आप देख सकते हैं 49,152 से 65,535 तक है। तो पोर्ट नंबर्स आप लोग समझ गए, सिंपल कुछ नहीं, बस ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है टू रन एनी सर्विस बिटवीन ब्राउजर एंड सर्वर, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ पाथ। अब हम लोग जानते हैं कि पाथ के बारे में। पाथ सिंपल बता रहा है भाई, पाथ किसी चीज़ तक जाने का कोई रास्ता। तो मान लो मेरे पास एक कोई URL है, इस URL में ये वाला जो सेक्शन है, यानी कि ये जो learning/course1 जो सेक्शन है, ये जो चीज़ है, दिस इज़ नोन एज पाथ। मुझे इसमें जाना है, इस वेबसाइट में जाना है, इस पेज में जाना है, कोर्स 1 के पेज में जाना है, तो मुझे इस पाथ को फॉलो करते हुए जाना है।
मुझे सबसे पहले प्रोटोकॉल यूज़ करना है, फिर मेरे को डोमेन लिखना पड़ेगा, फिर मुझे उस वेबसाइट पे जाने के लिए उसका पाथ देना पड़ेगा, तब मैं उस पेज पे जा पाऊँगा। दैट इज़ नोन एज़ पाथ। ठीक है? हाँ। एक बार इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दैट इज स्पेसिफाइज द एग्जैक्ट लोकेशन फॉर ए स्पेसिफिक पेज ऑफ एनी डोमेन इज नोन एज पाथ। किसी भी डोमेन की किसी स्पेसिफिक पेज पे जाने के लिए जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है उसी को हम लोग पाथ बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अपना क्वेरी स्ट्रिंग एंड यूआरएल एनकोडिंग। क्वेरी स्ट्रिंग एंड यूआरएल एनकोडिंग सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो क्वेरी स्ट्रिंग, जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो गूगल पे या कहीं और, तो आपकी यूआरएल चेंज होती है, और वो चेंज कुछ ऐसे होती है, एक ये आ जाएगा बन के, और उसके बाद कुछ ऐसा करके मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है? जो आप सर्च किए होगे वो कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, और उसके आगे कुछ ऐसा फालतू चीज़ लिखा रहेगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे यहाँ देख लो, इसका कोई मतलब नहीं बनता, राइट? ये एक्चुअली एनक्रिप्टेड है। और यू क्वेरी स्ट्रिंग ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हैकर्स बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यही सबसे जूसी पार्ट है यूआरएल का। अगर मान लो मुझे कोई वेबसाइट या किसी चीज़ का कोई डेटा, अगर मुझे कहीं से कोई पाथ ऐसा मिल रहा है, मुझे एक्सेस या आईडोर परफॉर्म करना है, तो मैं यूज़ करता हूँ क्वेरी स्ट्रिंग का ही यूज़ करके ये सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं। अगर आपकी क्वेरी स्ट्रिंग एनकोडेड या सही से फॉर्मेट होकर के नहीं सर्वर के पास जाएगी या सही से वर्क नहीं कर रही होगी, तो वो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शो करेगा, वो बहुत बड़ा वल्नरेबिलिटी शो करेगा। सो क्वेरी स्ट्रिंग इज़ द मोस्ट लेवलेबल थिंग फॉर हैकर्स। तो सबसे पहले जानते हैं क्वेरी स्ट्रिंग और यूआरएल एनकोडिंग के बारे में। तो क्वेरी स्ट्रिंग सबसे पहले मैं स्क्रीन बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्वेरी स्ट्रिंग चल रही है। क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर ये कुछ चीज़ें होती हैं, इसको हम डिस्कस कर रहे होंगे, और ये भी। तो क्वेश्चन मार्क जो है ये क्वेरी स्ट्रिंग सेपरेटर है, जो क्या करता है कि इस यूआरएल और इस क्वेरी को अलग अलग करता है। ठीक है? और क्वेरी स्ट्रिंग इस केस में ये है। और अगर मैं इसमें ये बात करूँ कि ये क्या है, क्वेरी स्ट्रिंग असाइनमेंट नॉट ऑलवेज लाइक दिस, इट कैन बी चेंज ऑल्सो। ठीक है? हर वेबसाइट में ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही दिखे। मैंने एग्जाम्पल लिया था तो ये ऐसे दिख रहा है, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ नहीं भी लिखते हैं। किसी के यूआरएल में आपको ये मिलेगा, किसी के नहीं भी मिलेगा। ठीक है? तो ये एक्चुअली बताता है कि इसके आगे आपकी जो भी चीज़ लिखी है वो क्वेरी है। ठीक है? दिस इज नोन एज क्वेरी स्ट्रिंग ऑपरेटर। ठीक है? या क्वेरी स्ट्रिंग असाइनमेंट कह लो, असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर आता है आपका यूआरएल एनकोडिंग। मैं बता दूं, यूआरएल एनकोडिंग जो अभी मैं आपको बता रहा था, ये एक बाइट कोड है। देखो, %20 ये एक स्पेस सेपरेटर बाइट कोड है। अगर मैं यूआरएल में टाइप करूँ, जैसे कि अगर मान लो मैं लिखूँ, कभी सोचा है कि कुछ ऐसा करके लिखा जाए, HTTPS:// फिर मैं लिख दूँ instagram.com की जगह मैं दे देता हूँ स्पेस। क्या लगता है काम करेगा? नहीं काम करेगा भाई। क्यों? क्योंकि इसके बीच में स्पेस है, और ब्राउज़र ये समझता ही नहीं है भाई। तो ब्राउज़र को समझाने के लिए दे यूज़ एनकोडिंग्स। अगर तुम देखो यहाँ पे, देखो जैसे कि ये है, ये क्वेरी सेपरेटर है, और ये Q = देख रहे हो, ये वही है जो अभी मैं बता रहा था, असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर ये बताता है कि ये चीज़ें सर्च हुई है, ये हुआ है, फ्लिपकार्ट के .com में गया, OQ HTTPS, ये सारी चीज़ें। और ये भी देखो आगे फिर फालतू का स्ट्रिंग इतना लंबा, दैट इज़ एनक्रिप्शन। ठीक है? ये उसको स्पेस हो गया, और भी बहुत सारे हो गए, अपॉस्ट्रोफी, कॉमास हो गए, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको ये रीड नहीं कर सकता ब्राउज़र, उसके लिए यूआरएल एनकोडिंग्स यूज़ होती है। जैसे कि अगर आपको दिखाऊँ तो हाँ, ये W3 का है। तो जैसे कि ये देखो, ये यू देख रहे हो, मैं जूम कर देता हूँ, ये यू देख रहे हो, यू, ये इंग्लिश का यू तो लग नहीं रहा, इसलिए जो ब्राउज़र था वो इसको रीड नहीं कर पाएगा, और उसकी जगह पर एक ऐसा कुछ दे देगा, एक ऐसा कुछ UTF एनकोड दे देगा। ठीक? अगर मैं इसको तुमको दिखाऊं, भाई ये तो इंक्रिप्शन है तो नहीं देख पाएंगे। तो देखो, ये जो चीज़ था, ये एनकोडेड है भाई। और ये एनकोड कैसे है? ये कैसे पता चलेगा कि किसका कौन सा एनकोडिंग है, कौन सा कोड है, कौन सा बाइट कोड है? तो ये बताता है तुम्हारा UTF-8। जो लोग वेबसाइट बनाते हैं वो लोग HTML में कई बार ये चीज़ मेटा टैग के अंदर मार्क किए होंगे कि दे आर यूजिंग UTF-8 यूआरएल एनकोडिंग। एक्चुअली UTF-8 है क्या? तो यही काम करता है। आप समझे? मान लो आपको वेबसाइट के अंदर, या आपको बताना हो कि ब्राउज़र में मुझे अपॉस्ट्रोफी कॉमा यूज़ करना है, जिसको मैं इंटरनेट पे शो करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए अब ब्राउज़र तो ये चीज़ समझता नहीं है भाई। तो ब्राउज़र को ये चीज़ समझाने के लिए हम एक एनकोड टेक्निक यूज़ करते हैं, कोड यूज़ करते हैं, बाइट कोड यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग % बाइट कोड या यूआरएल एनकोडिंग कहते हैं। और ऐसे ही ये सारे हैं, ये सबको डिनोट करने के लिए कि बाइट कोड बना हुआ है। आपको इसमें से कुछ भी एनकोड करना होता है, बाइट कोड यूज़ कर सकते हैं। सो दैट वाज द यूआरएल एनकोडिंग पार्ट। अब बात करते हैं फ्रेगमेंट के बारे में। फ्रैगमेंट इंडिकेटर ये है, ये जो हैशटैग आप देख रहे हो, दिस इज नोन एज फ्रैगमेंट इंडिकेटर। ये बताता है कि इस हैशटैग के आगे जो भी चीज़ लिखी है वो एक फ्रैगमेंट है। अब फ्रैगमेंट क्या होता है?
फ्रैगमेंट एक्चुअली बताता है आपको कि शो द स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ ए पेज, मतलब कि आप किसी एक वेबसाइट पे हैं और आपको उस वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक सेक्शन पे, मतलब कोई एक उस पूरे पेज पे कोई एक अलग सा बॉक्स है, कोई एक अलग सा डिव है, उस पे आपको फोकस चाहिए, या मतलब आप सर्च करो तो डायरेक्ट वही बॉक्स खुलना चाहिए। उसके लिए हम फ्रेगमेंट यूज़ करते हैं। मैं एग्जांपल के साथ अभी आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो हाँ इसी पे रहते हैं ना, इंग्लिश में देखते हैं। मैं इसको इंस्पेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी इसको खोलूँ तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाला जो सेक्शन दिख रहा है मुझे ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, अरे नहीं रहा, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है दिस, मेरे को ये सेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहोगे हेडिंग पे एक आईडी एलिमेंट, एक आईडी नेम है। मैं इस आईडी नेम को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और फिर इसको कट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब ये वेबसाइट खोलूँ तो डायरेक्ट ये चीज़ ना खुले, डायरेक्ट मैं चाहता हूँ कि वो डायरेक्ट यहाँ से खुले, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से खुले। उसके लिए हम लोग फ्रेगमेंट यूज़ करते हैं। मैं यही वेबसाइट खोलूँगा, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट किया, हैशटैग लगाया। हैशटैग लगाया इसका मतलब है कि मैंने अब इसमें फ्रेगमेंट पास करने वाला हूँ, और मैंने फ्रेगमेंट पास किया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज याद हुआ कि वही आईडी नेम मैंने यूज़ किया। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो देखो, सबसे पहले जो मेरे वेबसाइट के जो व्यू सेक्शन में आया वो ये था, दैट इज़ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो अगर आपको किसी पेज के एक स्पेसिफिक सेक्शन पे जाना हो तो हम उसके लिए फ्रेगमेंट यूज़ करते हैं। और फ्रेगमेंट एक्चुअली है क्या, एक आईडी नेम है किसी सेक्शन का, उसको डिनोट कैसे करेंगे यूआरएल के अंदर, बाय यूजिंग हैशटैग, ठीक है। सो दैट वाज फ्रेगमेंट। तो यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर पार्ट्स होते हैं यूआरएल के, जो पार्ट्स होते हैं यूआरएल के, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, राइट। हमने प्रोटोकॉल्स देख लिए, हमने डोमेन देख लिया, हमने पोर्ट नंबर्स देख लिए, हमने पाथ देख लिए, हमने क्वेरी और यूआरएल एनकोडिंग देख लिए, हमने फ्रेगमेंट्स देख लिए। एंड पॉइंट्स की जो बात है वो मैं जब एपीआईज पे आऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा। एपीआईज पे चला जाऊँगा तो ये भी बाउंस कर जाएगा अभी के लिए, तो उसके लिए उसको मैं बाद में समझा दूँगा, एक अलग वीडियो बनाऊँगा उसी के साथ समझा दूँगा, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्क फ्लो ऑफ यूआरएल। कैसे काम करता है कि यूआरएल, हाउ डज दैट वर्क। तो सिंपल तरीके से जानते हैं कि एक वर्क फ्लो ऑफ यूआरएल है क्या, मतलब काम कैसे करता है यार। जैसे मान लो मैंने flipkart.com डोमेन सर्च किया, ब्राउज़र ने flipkart.com डोमेन को फिगर आउट किया बाय यूजिंग इट्स डीएनएस, और फिर उसका एक आईपी निकाला, फिर उसके आईपी के थ्रू उसने उसके सर्वर पे जाकर के कनेक्शन जनरेट किया बाय यूजिंग द प्रोटोकॉल दैट इज HTTPS। सिक्योर कनेक्शन जनरेट करने के बाद उसने क्या किया कि डेटाबेस पे जाकर के फिर वहाँ से उस flipkart.com का जो डेटा है उसको फेच किया, उस सारे डेटा को उसने फेच किया, सारा डेटा अब सर्वर के पास है, फिर सर्वर क्या करेगा कि उस डेटा को ब्राउज़र को भेजेगा, लो भाई जो तुमने डेटा मांगा था वो ये रहा। पर ये सब कैसे होगा, एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, क्यों, क्योंकि मैंने HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ किया है। सो दैट्स इट, मैंने HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ किया तो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में इसके पास डेटा भी आ गया, और डेटाबेस आ गया तो फिर वही डेटाबेस ये यहाँ पे रिजर्व कर, ये डिस्प्ले कर देगा। मैंने फ्लिपकार्ट.com सर्च किया और उसके पीछे इतना सारा काम हो गया, और फिर ये लास्ट में ये डेटा ला करके मुझे दे देता है। तो एक यूआरएल ऐसे काम करता है। अभी के लिए इतना ही, लेकिन इसके डीप में हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे यार, और बहुत बातें होंगी अभी इसके बारे में। यूआरएल जितना छोटा दिखता है उतना छोटा है नहीं, और ना इतना ईजी है। इसके पीछे बहुत बहुत लेंदी चीज़ें हैं, हम सब चीज़ों पे बात करेंगे, ऑब्वियसली बिल्कुल बात करेंगे। तो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने फंडामेंटल्स के बारे में, और आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दी फंडामेंटल्स ऑफ यूआरएल पे, और जो इसकी डीप नॉलेज है वो भी मैं जल्दी बता दूंगा इसके बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लाऊंगा, लाइक एक हफ्ते में आ जाएगी वो भी नेक्स्ट वीडियो भी, जिसके में मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके बारे में ही, वर्क फ्लो के बारे में तो नहीं, पर पहले हम लोग धीरे धीरे ही होके चलेंगे। प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करूँगा मेजरली। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर पार्ट होगा अपना यूआरएल का वो होगा प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और प्रोटोकॉल मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी इंटरव्यू में। अगर आप साइबर सिक्योरिटी का कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो सबसे पहला पार्ट नेटवर्किंग में अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो आई थिंक वो प्रोटोकॉल्स ही होते हैं। तो प्रोटोकॉल में HTTP और HTTPS ही दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं, तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। और SSL और TLS एन्क्रिप्शन में भी डीप में जाएंगे, और हो सकता है हम कुछ और साइफर एन्क्रिप्शन टेक्निक्स जानें, जैसे कि हो गया हेलमैन की एक्सचेंज हो गया, या फिर AES एन्क्रिप्शन वगैरह हो गया। इनके बारे में भी कुछ चीज़ें जान रहे होंगे, क्योंकि एन्क्रिप्शन अगर पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि मैं कुछ एन्क्रिप्शन एक्स्ट्रा बता दूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को पता रहे कि एन्क्रिप्शन होता क्या है, एन्क्रिप्शन काम कैसे करता है, और कौन सा एन्क्रिप्शन कब इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही चीज़ें, फिर हम सिक्योरिटी के बारे में और डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। फिर और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, APIs एंड पॉइंट्स जो मैंने अभी नहीं बताया उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। लास्ट में हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज़ वर्क फ्लो ऑफ यूआरएल, और इसको इतना डीप में पढ़ेंगे कि भाई मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। एक एक पैकेट या एक एक रिक्वेस्ट को मैं एज ए डायग्राम शो करूँगा, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग समझेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है।
तो लाइक कमेंट शेयर ना करना भूलिए, और अगर आप लोग के पास और भी कोई नॉलेज है फंडामेंटल से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।